नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, हर पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे। कल हम लोगों ने हाईकोर्ट पे चर्चा की थी, हाईकोर्ट पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भैया आप लोग जितने भी भैया यहाँ पर लाइव हैं या जो क्लास बाद में देखते हैं, आप लोग बस रिवीजन पर अपना थोड़ा सा फोकस रखिएगा। यहाँ हम बात करेंगे, देखिए पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग की बात होगी, इलेक्शन कमीशन की बात होगी। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इससे हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। यहां हम लोग भैया इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन। चलिए फटाफट से आप लोग मेरे साथ जुड़िए। अब जब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि सर इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेदों में दिया गया है, इसका वर्णन क्या है, किसने कहा था कि चुनाव भारत में पीड़ित वर्ग का हथियार है, कि इट इज अ वेपन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास कह सकते हैं, पीड़ित वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है। तो पार्ट है जी कौन सा? 15, भाग 15। और भाग 15 में जो आर्टिकल हैं वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको पढ़नी है कि भैया ये तो बताइए कि जो अनुच्छेद 324 है ये लागू कब हुआ था? अनुच्छेद 324 लागू कब किया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी? जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना कब हो गई? ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ? आप कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, कि भैया इसकी स्थापना कब होती है? कौन मित्र बताएंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग है ये कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हमने बात करनी है कि सर इसकी स्थापना कब हो गई थी। आप कहेंगे 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950 में। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि संविधान तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ये एक दिन पहले कैसे बना दिया गया? एक दिन कैसे बना दिया गया मैं आपको बताता हूं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले, जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 में, तब 16 अनुच्छेद लागू हुए, जिसमें अनुच्छेद 324 भी था। तो अनुच्छेद 324 कब लागू हुआ था? अनुच्छेद 324 लागू हो चुका था कब? 26 नवंबर 1949 में। यही कारण है कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले ही भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, यहां पर एक नोट आप डालिएगा, 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में अनुच्छेद 324 लागू किया गया। मैं चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद बता रहा हूं। 324 लागू किया गया, लागू किया। यहां पर हमने ये बातें पढ़ ली, लागू किया। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बातें। अब बात आती है आगे कि भैया ये बताइए कि जो 25 जनवरी है इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जानते हैं, कि 25 जनवरी को हम किस रूप में जानेंगे? 25 जनवरी भारत में क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस, जिसे नेशनल वोटर डे मनाते हैं। क्या कहते हैं जी इसको हम? नेशनल वोटर डे। आप कहेंगे सर नेशनल वोटर डे। चलिए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, नेशनल वोटर डे। किसी को कोई समस्या, यहाँ तक कोई आपत्ति वाली बात अगर है तो प्लीज मुझे बताएं कि सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हमने लिख ली। देखिए अनुच्छेद
4 अनुच्छेद 5-6 नागरिकता से संबंधित, 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 368, 380, 379, 391, 392, 393 ये आर्टिकल लागू किए गए थे। तो ये वाली बातें हमने पढ़ ली। हाई कोर्ट कंप्लीट हो चुका है। कल आपने क्लास नहीं ली क्या? चलिए ये वाली बातें हमने पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली। ये 15 है भैया, भाग 15 ना कि 5, ये भाग 15 है। ये हमने पढ़ लिया कि सर भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। एक कथन है, एक स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि भैया, ये किसने कहा था? एक कथन यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। कथन क्या है? किसने कहा था कि भारत में जो चुनाव है, चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। चुनाव पीड़ित वर्ग का, आप कहेंगे सर पीड़ित वर्ग का हथियार है। ये कथन किसने कहा था? हथियार है। आप कहेंगे सर ये कथन किसने कहा था? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर किसने कहा था ये? जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए ये कथन किसका है। कौन कौन मित्र बता रहे हैं? चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है, ये कथन कहा था भैया, फटाफट से बता दीजिए। आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने। किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने कहा था। अंबेडकर साहब ने कहा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सर एक अनुच्छेद यहां पर हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है कि सर चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि सर यहां पर लिखा है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति कौन करता है? जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? कमेंट में आंसर आना चाहिए। नियुक्ति, आप कहेंगे सर नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। अब इसी में अनुच्छेद 324 काफी बड़ा है, इसमें निरीक्षण भी है, अधीक्षण भी है, डायरेक्शन भी है, सभी इसमें है। यहीं पर भैया कार्यकाल क्या होगा? पहले तो योग्यताएं बताइए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ये योग्यताएं कौन बन सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। देखिए योग्यताएं संसद में नहीं, संविधान में नहीं दी हुई हैं, संविधान में नहीं दी हुई हैं, लेकिन फिर भी किसे बनाया जाता है? क्वालिफिकेशंस। आप कहेंगे हमारे संविधान में तो दी नहीं है, लेकिन जो आईएएस वगैरह होते हैं उन्हीं को भैया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। आप कहेंगे सर आईएएस अधिकारी को ही। क्या ये संविधान में दिया हुआ है? संविधान में नहीं दिया, संविधान में नहीं दिया, ये संसद द्वारा बनाई गई हैं। हमने ये पढ़ लिया। अब बात आएगी सर, यहां पर हमने लिखा कि इनका कार्यकाल क्या होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना है? टेन्योर कितना है? बताइए फटाफट से। चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 323 से लेकर 329 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में, जबकि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहां तक कि सर ये बताइए कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना होगा? टेन्योर कितना होगा? कार्यकाल की बात हो रही है यहां पर, कार्यकाल यानी कि टेन्योर की बात हो रही है। टेन्योर के बारे में हम बात करेंगे, टेन्योर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर कार्यकाल कितना है। जल्दी से बताइए कि भैया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका कार्यकाल कितना होगा?
ये भैया 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, ठीक है, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, इनका 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो, ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात होगी तो आप कहेंगे अन्य चुनाव आयुक्त भैया 6 साल या 62 साल, मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो। चलिए, अगर यही दिमाग आप पढ़ने में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं सारी चीज़ें कराता हुआ चलूंगा, सारी चीज़ें कराता हुआ चलूंगा, इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, भाग वाइज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है जी। भाग 6 से 15 20 में कहाँ गया, मैं कराऊंगा ना, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, पार्ट्स के हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज कराता हुआ चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। सर चुनाव आयोग की स्थापना 22 जनवरी लिखा, कुछ भी कह देते हो आप, कुछ भी कह देते हो। ये 25 जनवरी है, 25 जनवरी, 22 जनवरी कहाँ है, कहाँ लिखवा दिया 22 जनवरी, कुछ भी बोल देते हो आप भैया। चलो, ये आपने लिख लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयोग 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग कैसा था। 1950 से 15 अक्टूबर 1950 से कैसा था, जल्दी से बताइए। चलिए, आप कहेंगे सर ये कैसा था, फटाफट से बता देंगे। आप कहेंगे सर ये जो था ना, चुनाव आयोग एक सदस्य संस्था था, चुनाव आयोग एक सदस्य संस्था था। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कैसा हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कैसा था, आप बताइए जल्दी से कि सर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर एक सदस्य संस्था था। कौन था, एक सदस्य संस्था, एक सदस्य संस्था, यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी। आप कहेंगे सर कैसा था, सिंगल मेंबर बॉडी, यहां पर हम लिखेंगे कैसा था जी, सिंगल मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी, एक सदस्य संस्था था। मतलब एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त था, अन्य सदस्य थे नहीं, अन्य सदस्य नहीं थे। 1950 से लेकर 1950 से 1989 तक ये एक सदस्य संस्था था। अब इसमें क्या था एक सदस्य संस्था में, कि भारत में इतना बड़ा चुनाव आयोग है और उसमें एक ही अध्यक्ष होगा और कोई लोग होंगे नहीं, तो इसको लेकर विवाद हुआ। और विवाद ये हुआ कि भाई इतने बड़ी संस्था में तो फिर मोनोपोली हो जाएगी, उसी का एक अधिकार चलेगा, वो जो चाहेगा वो होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख लिया। निधि गौतम जी आपने गलत लिखा होगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई जो बहुत बेसिक चीजें हों उसे 22 जनवरी लिख दिया जाए, कभी नहीं लिखा होगा मैंने, कहीं भी 22 जनवरी नहीं लिखा होगा, ठीक है। आपने गलत लिख लिया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैंने बोल दिया 25 जनवरी, तो आपको लिख लेना चाहिए था, आपको बस लिख लेना चाहिए था, मान जाना चाहिए था कि हाँ 25 जनवरी ही लिखवाया होगा। इसमें इतनी ज्यादा बहस करने की शायद मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है ना मेरी प्यारी बहन। आप उसको 25 जनवरी लिख लीजिए, अगर वो 22 जनवरी आपने लिखा है तो उसको 25 जनवरी लिख लीजिए, ठीक है। मैंने 4-5 बार उसको रिपीट कर दिया, अब उसको आप 25 जनवरी लिख लीजिए, ठीक है। समझ गई होंगी मेरी बहन आप। चलिए, यहां पर आपने ये सारी बातें लिख ली, ठीक है, सारी बातें हम लोगों ने यहां पर लिख ली। अब बात ये आती है, बात यहां पर आती है, जल्दी जल्दी से बताइए। सर आप लोगों का पढ़ाने में मन या नहीं, इतना देर से पढ़ाते हो भैया, जरूरी है ना पढ़ना। पुष्पा जी धन्यवाद। पढ़ना जरूरी है ना, जरूरी है, बिल्कुल पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। हमने पढ़ लिया कि भैया ये बता दीजिए कि फिर क्या किया गया। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था बना। चुनाव आयोग पहली बार, आप कहेंगे सर चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था बना,
बहुसदस्य बहुसदस्य संस्था बना, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बना। क्या बना जी? मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी बना बना। अब इस समय जब ये चुनाव आयोग पहली बार बहु सदस्य संस्था बना था, तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था RVS पेरी शास्त्री, RVS पेरी शास्त्री। चलिए, RVS पेरी शास्त्री। वही हम बात करेंगे जो अन्य अदर इलेक्शन कमिश्नर थे, वो दो थे। कौन कौन बने थे जी? दो। आप बताइए, SS धनोवा और कौन थे जी? फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आपने लिख ली। सारी चीजों को आप लोग बेहतरीन तरीके से यहां पर लिखते हुए चलेंगे, किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं हो। SS धनोवा और BS सहगल दो अन्य चुनाव आयुक्त बने थे, वो कौन कौन थे? जो अन्य चुनाव आयुक्त बने थे वो कौन कौन थे? आप कहेंगे सर SS धनोवा, SS धनोवा और BS सहगल, BS सहगल। तो यहां पर आप लिखेंगे BS सहगल। लेकिन क्या हुआ, 1990 में फिर से क्या कर दिया भैया, इसे एक सदस्य संस्था बना दिया। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। यहां पर हमने बात करनी है, सारी पॉइंट्स को अच्छे से लिख लेते हैं। अनु जी, ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, ये वाली बातें हमने लिख ली, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिए। अब क्या किया गया कि भैया 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1990 में पुनः एक सदस्य संस्था बना दिया। पुनः चुनाव आयोग एक सदस्य संस्था बना, चुनाव आयोग एक सदस्य संस्था बना, एक सदस्य संस्था बना, सदस्य संस्था, सिंगल मेंबर बॉडी बना। और इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त। तो यहां पर आप लिखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्त। चलिए बहुत बढ़िया, जिसे हम बोल सकते हैं उनका नाम था BS रमा देवी, BS रमा देवी। ठीक है, ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। आप कहेंगे सर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, कि भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यही हो जाएंगी पहली मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भैया BS रमा देवी। ठीक है, क्या नाम था उनका? BS रमा देवी। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सर BS रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही। कब बना दी गई थी ये? तो ये बना दी गई थी 1990 में। कब? 1990 में। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, यहां हम पढ़ लेंगे कि सर 1990 में चुनाव आयोग फिर से एक सदस्य संस्था, एक सदस्य का मतलब है केवल एक ही अधिकारी होगा, केवल एक ही अधिकारी होगा। सर एक सवाल है, ग्रुप डी में भी आएगा। सर एक सवाल है कि ये ग्रुप डी में भी आएगा है? हाँ बिल्कुल आएगा जी ग्रुप डी में। ग्रुप डी में हालांकि वैसे तो रेलवे ग्रुप डी की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर आता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर आता है, उसमें GA जनरल अवेयरनेस आता है, GA आता है, उसमें ये पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं आ रहा है आज की डेट में। ठीक है, उसमें केवल क्या आता है? केवल और केवल करंट अफेयर आ रहा है। ठीक है, उसमें ये सब नहीं आएगा। तो हमने यहां पर बात कर ली
बिल्कुल रोहित यादव जी, धन्यवाद। ये सारी बातें हमने लिख ली कि भैया एक सदस्य संस्था का मतलब है केवल एक ही अधिकारी, और यहाँ पर भैया क्या था, बहु सदस्य का मतलब है एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य दो, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री, अदर इलेक्शन कमिश्नर अन्य चुनाव आयुक्त दो, एस धनोवा बीएस सहगल। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये वाली बातें आप यहाँ पर लिखिए। और कल भी ये क्लास आपकी नहीं होगी। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं होगी, कारण क्या है? कारण ये है कि कल सुबह मेरी एनटीपीसी में मैराथन है। कल सुबह एनटीपीसी में मेरी मैराथन है, क्योंकि मैराथन चल रही है, पेपर है, तो इसलिए बीच बीच में क्लासेस की छुट्टी हो रही है। अब मैं एक ही जगह पर एक ही क्लास ले सकता हूं, तो कल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह 9 बजे पॉलिटी की मैराथन में आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आरडब्ल्यूए रेलवे एग्जाम्स पर हम बात करेंगे, समझ रहे हैं? अदर इलेक्शन कमिश्नर, इसका मतलब है अदर इलेक्शन कमिश्नर, अन्य चुनाव आयुक्त। चलिए लिख लीजिए, समझ गए आप लोग? यहां पर सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ना है। क्या ये वाली बातें आपने पढ़ ली? ये वाली बातें आपने पढ़ ली? मुझे बताइए फटाफट से। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये वाली बातें तो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर जब विवाद हुआ कि भाई एक ही बना दिया गया, बीएस रमा देवी बन गई, तो विवाद बढ़ा, विवाद पहुंचा भैया कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार तो अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य कुछ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया अनुच्छेद 123 के तहत, और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी, मतलब दो अन्य चुनाव आयुक्त और बना दिए। चलिए, तो आप कहेंगे सर पुनः 1 अक्टूबर 1993 में, 1 अक्टूबर 1993 में फिर से पुनः चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बनाया। क्या बनाया? बहुसदस्य संस्था बनाया। बहुसदस्य संस्था बनाया, बहुसदस्य संस्था बनाया। ये वाली बातें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? हम यहाँ पर ये बातें लिख रहे हैं कि सर इसे चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फटाफट से बताइए। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था टी.एन. शेषन। क्या नाम था? टी.एन. शेषन। ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन थे? फटाफट से बताइए। अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन थे? जल्दी से बताइए कि सर अन्य चुनाव आयुक्तों में जीवीजी, या ऐसे कह सकते हैं जीवीएस कृष्णमूर्ति थे क्या, या जीवीजी कृष्णमूर्ति? आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन? जीवीजी कृष्णमूर्ति। और भैया कौन होंगे? फटाफट से बता दीजिए। आप कहेंगे सर एमएस गिल। कौन? एमएस गिल। भैया बीएस रमा देवी, यहाँ पर इसको बीएस रमा देवी ही लिखा है मैंने। क्या लिखा है जी? मैंने बीएस रमा देवी ही लिखा है। चलिए, तो आप कहेंगे सर दो अन्य और बना दिए गए, दो और बन गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था, आप कहेंगे सर एमएस गिल। और भैया कौन? जीवीएस कृष्णमूर्ति। चलिए, और 1993 से वर्तमान तक चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है। कैसी संस्था है? बहुसदस्य संस्था है। बहुसदस्य
संस्था है। चलिए बताइए चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो आप कहेंगे सर ये बहुसदस्य संस्था है, मल्टी मेंबर बॉडी है। कैसी बॉडी है जी? आप कहेंगे सर ये मल्टी मेंबर बॉडी है। कब से कब तक है जी? तो आप कहेंगे चुनाव आयोग वर्तमान तक 1900, यहाँ पर आप कहेंगे 1 अप्रैल 1993, 1 अक्टूबर 1993 से लेकर 1 अक्टूबर 1993 से लेकर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, हमने पढ़ लिया। माता जी नमस्ते बोल रही हैं सर, अरे बिल्कुल माता जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम कहना है ना, माता जी का आशीर्वाद बस मिलता रहे, माता जी का आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है, उनको चरण स्पर्श प्रणाम बोलना। चलिए तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। चलिए बताइए टी.एन. शेषन, देखिए नाम अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी का नाम अलग हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के नाम की फुल फॉर्म मुझे पता होगी। ये जरूरी तो नहीं है कि हर किसी के नाम की फुल फॉर्म मुझे पता होगी, क्योंकि हर कोई अलग अलग नाम रखता है। तो जब बहुत ज़रूरी है नहीं तो मैंने पढ़ी भी नहीं, जब एग्ज़ाम में आती हैं तो मैं पढ़ लेता, समझ गए, मैं बता भी देता। हालांकि जो जिस नाम से लिखे जाते हैं उन्हीं नाम से पूछे जाते हैं। कभी नहीं पूछा गया कि आर.वी.एस. पेरी शास्त्री का पूरा नाम बताओ, कभी नहीं पूछा गया बी.एस. रमा देवी का नाम बताओ, कभी नहीं पूछा गया टी.एन. शेषन का नाम बताओ, क्योंकि कभी नहीं पूछा जाता है। चलिए बता दीजिए, ये वाली बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? ये वाली चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, चलिए लिख लीजिए यहां पर। हाँ जी बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये भैया अच्छे से आप लोग लिखते हुए चलिए। यहां तक हमने पढ़ लिया कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बहुत शानदार वाली बात हो गई। अब यहां पर हमने जब ये पढ़ा तो हमें क्या पढ़ना है जी? हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? आप कहेंगे सर ये तो सारी चीज़ें हमारी हो ही गई हैं। अब हम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। क्या ये वाली सारी चीज़ें आपने लिख ली? आई होप आपने ये सारे पॉइंट लिख भी लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी बातें लिख भी ली होंगी। चलिए बताइए जल्दी से, लिख लिया? अब बात करेंगे सर इसके काम क्या हैं, इसके काम क्या हैं, कौन कौन भैया बता रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर आप मुझे बताइए कि सर इसके काम क्या हैं, ये क्या काम करता है। लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि सर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? अच्छा, इन पर महाभियोग या ऐसे कह सकते हैं इनको हटाने के लिए चर्चा चल रही है संसद में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्या नाम होगा उनका? फटाफट से बता दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हाँ घूसा पड़ेगा, घूसा पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। कल मैंने सभी पढ़ा दिए, कर्नाटका क्या मैंने सारे पढ़ा दिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है उनका? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भैया वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। तो राजीव कुमार नहीं है, राजीव कुमार तो अलग हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, ज्ञानेश कुमार हो गए। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर इनके कार्य क्या हैं, चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं? चुनाव आयोग द्वारा किस किस के चुनाव होते हैं, किस किस के चुनाव होंगे, इलेक्शन किस किस के होंगे? चलिए बताइए कि सर इसके द्वारा किस किस के चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव, ठीक है, इलेक्शन किस किस के कराए जाते हैं? आप कहेंगे सर इलेक्शन। हमने पढ़ना है कि इसके द्वारा किस किस के चुनाव कराए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? भारत का चुनाव आयोग कराएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा,
राज्यसभा, आप कहेंगे सर लोकसभा, राज्यसभा, 6 चुनाव कराए जाते हैं इसके द्वारा। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, और भैया आप कहेंगे विधानसभा का चुनाव। विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा? विधान परिषद का चुनाव कौन कराएगा? विधान परिषद, विधान परिषद। यहां पर हम लिखेंगे विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कौन कराएगा? जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर आते रहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, राज्यसभा की बात हो रही है, आप कहेंगे सर राज्यसभा की बात यहाँ पर हो गई, राज्यसभा। चलिए बहुत बढ़िया, राज्यसभा। लोकसभा के बारे में बात हो गई, लोकसभा। चलिए बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति, तो जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट हमने यहाँ पर लिख लिया, वाइस प्रेसिडेंट, और इसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे जी इसको हम? प्रेसिडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमने ये बातें कर ली। अब ये बताइए इसके अन्य कार्य क्या हैं? इसके कार्य क्या क्या हैं? कार्य आप कहेंगे सर मतदाता सूची तैयार करना। जो चुनाव होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनके लिए मतदाता सूची तैयार करना। क्या करना? मतदाता सूची तैयार करना। पुष्पा यादव कह रहे हैं कि 3 नंबर के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? 3 नंबर नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई डबल कर लो। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि 6 या 8 नंबर। अब इतने नंबर पे तो भैया सिलेक्शन तो 0 पॉइंट में भी रुक जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि भैया ये बताइए मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट बनाना। क्या करना जी? आप कहेंगे वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट बनाना। शांतिपूर्ण चुनाव कराना, आप कहेंगे सर ये भी इसी का काम है, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव यानी कि इलेक्शन कराना। ठीक है, इलेक्शन कराना, शांतिपूर्ण इलेक्शन कराना। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमने लिख लिया, ये कौन कौन भैया बताएंगे? शांतिपूर्ण चुनाव कराना, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से। शांतिपूर्ण चुनाव कराना हुआ, और भैया चुनाव चिन्ह देना। क्या करना? चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह देना। जैसे कि भाई ये बीजेपी का सिंबल है, ये आम आदमी पार्टी का सिंबल है, ये कांग्रेस का सिंबल है। इस प्रकार के जो सिंबल्स दिए जाते हैं वो कौन करता है? आप कहेंगे सर चुनाव आयोग करता है। कौन करता है जी? चुनाव आयोग। फटाफट से इसको लिख लीजिए, फटाफट से इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। अब बात आती है कि सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, फटाफट से आप मुझे बताइए कौन कौन भैया बता देंगे कि भैया इनका जो काम है वो लिख लिया। घोषणा किसके द्वारा की जाती है? घोषणा किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बता दीजिए। चुनावों की घोषणा कौन करेगा? चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए, दादी जी को भी चरण स्पर्श प्रणाम। यहाँ पर ये बातें जब हमने लिखी तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ तक लिखा है। अब बात आती है कि सर चुनाव आयोग के बारे में। आप कहोगे भैया चुनाव आयोग के बारे में या चुनावों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चुनावों की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस कौन करेगा? देखिए अगर मैं बात करूंगा कि संघीय चुनाव होने हैं, देखिए संसदीय चुनाव होने हैं, संसदीय यानी कि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होने, इनकी घोषणा कौन करेगा? लोकसभा राज्यसभा के यदि चुनाव होने, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा
यदि इनके चुनावों की घोषणा होनी है तो कौन करेगा? चलिए बताइए। इनके चुनावों की घोषणा राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे विधानसभा और विधानमंडल। विधानसभा और विधानमंडल, इनकी घोषणा कौन करेगा? विधानसभा और विधान परिषद। हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, विधान परिषद, इनकी घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल। चुनाव आयोग नहीं करता, ध्यान रखना, ध्यान रखना। चुनाव आयोग केवल तिथि बताता है और जिसकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्र में, राष्ट्रपति केंद्र में, राज्यपाल राज्यों में करते हैं। क्या ये वाली बातें आपने नोट डाउन कर ली? फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। यहां तक आप लोग भैया लिखते हुए चलिए, यहां तक आप लोग लिखते हुए चलिए। अब बात आती है कि सर चुनावों के संदर्भ में जो उनकी ड्यूटीज हैं, जैसे उनका अधीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अनुच्छेद 324 में। सर राज्य चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपने पूछ लिया कि सर जो स्थानीय चुनाव होंगे, हालांकि मैं स्थानीय स्वशासन में कराऊंगा। स्थानीय चुनाव जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, स्थानीय चुनाव लोकल इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाते हैं? लोकल इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाएंगे? फटाफट से बता दीजिए। लोकल इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि लोकल स्थानीय चुनाव कौन से हैं? लोकल चुनाव, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे जिला पंचायत के चुनाव हो गए, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, ये सब किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो ये इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। तो आप लोग लिखना, यहां पर लिखिएगा फटाफट से। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे यहां पर बताएंगे फटाफट से स्थानीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। चलिए, हमने अनुच्छेद 324 पढ़ा था, फिर से हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सब कुछ दिया है। इसी में दिया है कि चुनाव आयोग से संबंधित चुनावों का जो नियंत्रण है, चुनावों का जो डायरेक्शन है, जो अधीक्षण है, सुप्रीमटेंडेंस कह सकते हैं, उनका कंट्रोल कह सकते हैं, उनका डायरेक्शन कह सकते हैं। सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कौन सा पद बड़ा है? ये किसने पूछा है क्वेश्चन? नाम बताना इनका। मंगलम द्विवेदी। अपने आप ना एक ऐसे घूसा मारो, एक ऐसे घूसा मारो, एक ऐसे घूसा मारो, क्योंकि आप ना मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया, मैंने वहां पर लिखा था कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, भारत का पहला नागरिक है, भारत का सर्वोच्च पद है। फिर मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति में मैंने लिखा ये दूसरा नागरिक है, दूसरा सर्वोच्च पद है। रिवीजन नहीं किया आपने, रिवीजन नहीं किया। मेरे लाल ऐसे मत पैसा बर्बाद करो। ये पैसा मम्मी पापा बड़ा मेहनत से कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। उनके इस पैसे को, उनकी इस मेहनत को जाया ना जाने दो। आपको पता है कि मम्मी नहीं थकती होंगी, आपके सोने के बाद सोती हैं और आपके उठने से पहले जग जाती हैं। तो हमारी क्या इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें? बताओ जी, थोड़ा सा रिवीजन करना क्या मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जो सपने हमारे माँ बाप ने देखे थे, उन सपनों को हम साकार कर पाए? किसी अभाव में जो सपने हमारे पिताजी, हमारी माताजी पूरे नहीं कर पाए, वो ये सोचकर अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिए कि हमारे बच्चे आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगे। क्या इस प्रकार से नाम रोशन करोगे? क्या सोसाइटी में इस प्रकार से अपने पिताजी का नाम ऊपर करोगे? ना, गलत बात है, बहुत गलत बात है। बड़ा दुख हुआ मुझे ये आपका कमेंट पढ़ के, बहुत दुख हुआ। या तो ये आपने जानबूझकर कमेंट किया होगा ताकि नाम लिया जाए, या फिर सच में आपको नहीं पता कि राष्ट्रपति बड़ा है या उपराष्ट्रपति बड़ा है।
प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या ही जाएगा, कम से कम ये सारी चीजें भैया, सारी चीजें आप कर पाओगे। और मेरा प्रयास ये रहता है कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो वहां पर आंख बंद करें और अपने मम्मी पापा को याद करें और कहें कि आज मैं वो सारी मेहनत इस 2 घंटे में उतार दूंगा, और पेपर आप ऐसे करके आए कि मजा आ जाए। चलिए, समझ गए आप, समझ गए। चलिए, वो एक लाइन थी ना मम्मी के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ लाइन थी कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। सुनना, फील होंगी लाइनें, 2 मिनट लूंगा बस। कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है, और अपने बच्चों के तकलीफों को जो अपने फटे हुए बनियान में पिरोता है वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें अपने पेट में, लेकिन 9 महीने तक जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, मेहनत कर लो। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, तो आप कहेंगे सर चुनावों का अधीक्षण, चुनावों का अधीक्षण, अधीक्षण यानी कि सुपरिंटेंडेंस, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण एवं निर्देशन, एवं निर्देशन। कौन से आर्टिकल में? डायरेक्शन। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 324 में। एक आर्टिकल है यहां अनुच्छेद 325। क्या कहता है 325? अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और ना मतदाता सूची से निकाला जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि भैया किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर ना तो वोट बनाया जाएगा और ना ही उसका वोट हटाया जाएगा। ठीक है, किसी भी नागरिक, किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर, किसी भी नागरिक का, किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, ना तो वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा और ना ही हटाया जाएगा। शामिल किया जाएगा, और ना ही हटाया जाएगा। चलिए, ना ही हटाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। शानदार, आगे बात करेंगे। सारी चीजें हमने पढ़नी है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये 324 है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोगों ने पढ़ना है। यहां तक आप लोग फटाफट से लिखिए, फटाफट से आप लोग लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात कर रहे हैं। यहां से हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। 326 में क्या लिखा है? लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव वयस्क निर्वाचन, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फटाफट से बता दीजिए। लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव, लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव चुनाव इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। आप कहेंगे इलेक्शन ऑफ
ऑफ इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, के आधार पर होंगे, आधार पर। अडल्ट सफरेज, अडल्ट सफरेज जिसको हम कहते हैं कि सर जो पहले वयस्क मताधिकार था, तो आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये क्या कहता है कि जो मतदाता आयु थी, जो वयस्क मताधिकार था, मतदाता आयु, जो वोटर की आयु थी, मतदाता की आयु क्या थी, मतदाता की जो आयु थी वो पहले कितनी थी, आयु 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी, कर दी। यहां तक आप लिखेंगे फटाफट से यहां तक आप लोग लिख लीजिए, मुझे बता दीजिए कि भैया अभी किसी को कोई दिक्कत यहां तक है या नहीं है। ठीक है, चलिए 225 नहीं है भैया, 325 है, 325 लिखा है मैंने, फिर यही तो गड़बड़ हो जाती है, आप लिखते कुछ हो और फिर आप मुझे कहते हो कि आपने ये लिखवाया था। ठीक है, 325 है, ये 326 है। अच्छा, ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो 1988 है ये लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 1989 में, इसलिए बहुत सारी जगहों पर ये 1989 दिया हुआ है, तो 1989 नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल तो मैराथन है। आप लोग एक बार मैराथन जरूर लेना ताकि आपका रिवीजन उसमें हो जाए, आपका रिवीजन उसमें हो जाए। ठीक है, 325 कहता है किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर मतदाता सूची में ना तो शामिल किया जाएगा, मतलब ना तो इस आधार पर वोट बनाया जाएगा, ना इस आधार पर वोट काटा जाएगा कि भाई ये निम्न जाति का इसका वोट काट दो, भाई ये ऊंची जाति का इसका वोट बना दो, ऐसे वोट नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। कल सुबह 9 बजे पॉलिटी की क्लास में ज़रूर आ जाना आप लोग, रिवीजन वहाँ पर पूरी पॉलिटी का हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।